जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आपके सामने एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं और आज के क्लास में हम 22 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुए जितने भी मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। और आज के क्लास में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। मेन रूप से पार्ट 1 में 1 से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका था, 13 नंबर तक। आज 14 से लेकर 25 तक कंप्लीट कर लेंगे और ये जो सेट है ना ये कवर हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक, तो देखिए आने वाले एग्जाम जो भी स्टूडेंट्स एनटीपीसी का देंगे उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो ध्यानपूर्वक जो चीज़ें बताएंगे आपको, जो भी पॉइंट्स आपको बताएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सभी के पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, देखिए बोल रहा है एक अर्धगोले का व्यास यानी एक हेमीस्फीयर, इसका जो है डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछ रहा है। यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका आधा मत कर दीजिएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे ये अर्धगोला है, ठीक है ना, यदि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो सबसे पहले एक गोला क्या होता है ना, एक गोला का होता है, यदि इसको छोड़ दीजिए मिटा दीजिए तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यदि इसको दो भाग में बांट देंगे, अर्धगोला बना देंगे तो क्या होगा, ये मिटा जाएगा। अब देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल पृष्ठ जो है ना उसका एरिया क्या होगा। तो देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये तो आधा हो जाएगा, एक गोला था तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर प्लस ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बचेगा ना। ये ऊपर वाला एक सर्कुलर होता, एक आपके पास कटोरी यदि है ना, कटोरी उसको इमेजिन करिए। तो कटोरी में क्या होता है, जो ये कटोरी का पेंदी है ये सब है ना, और बाहर वाला ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो भी एक सर्कुलर होता है ना, इस तरीके से होता है ना। तो उसका भी एक क्षेत्रफल लीजिएगा तो वो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है गोला। तो ये एज्यूम करिएगा ये भरा हुआ है, ठोस है, पूरी तरीके से सॉलिड, तो उसका एक क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक ना, इसीलिए जाकर होगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखिए 3 इंटू पाई में आंसर नहीं दिया तो पाई का मान हम लिख देंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ डायमीटर दिया हुआ, रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा इंटू 7/2। ठीक है ना, 2 बार स्क्वायर। अब देखिए इसको कट करेंगे, ये कट गया, ये 11 कट गया। अब देखिए क्या हो जाएगा 7 या 21 गुने 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 3 2 आ जाएगा बटे 2। अब ये आ जाएगा 231 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 115.50 आ जाएगा। ठीक ना, 115.50 क्या चीज में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो आपका होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ना कि 2 पाई आर स्क्वायर। ये नहीं होता, ये ऊपर वाला भी जुट जाता है। ठीक है ना साथियों। देखिए एक और सवाल है, बोल रहा समीकरण y स्क्वायर माइनस √5y माइनस y प्लस √5 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। यानी इनके जो दो मूल होंगे अल्फा और बीटा, उसका मान क्या होगा ये आपको बताना है और ऑप्शन आपके सामने दिया होगा। तो देखिए ये सवाल थोड़ा देखकर लग रहा पेचीदा है, रूट के अंदर है, उसके बाद भी y का कोफिशिएंट एक बार √5 है और एक बार 1 है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग जाता है बनाने में यदि सॉल्व करते हैं तो। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए इसका बहुत सारे मेथड है बनाने का, आप चाहे गुणनखंड के माध्यम से भी बनाइएगा तो 2 वैल्यू आएगा, क्योंकि ये क्या है द्विघात समीकरण, पावर 2 है तो वैल्यू भी 2 आएगा, जितना पावर रहेगा उतना वैल्यू आएगा। 3 रहता है इसमें पावर तो 3 वैल्यू आता है। ठीक है ना, तो 2 वैल्यू आएगा और ऑप्शन आपके सामने है। ये तरीका गुणनखंड। दूसरा तरीका क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई ये फार्मूला और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी वाई ये फार्मूला लगाकर बना सकते हैं। और तीसरा तरीका जो सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल है मैं वो बताने वाला हूँ और वही आप करिएगा। ऑप्शन आपके सामने दिया है, बारी बारी से ऑप्शन का है ना ये वैल्यू जो है ना पुट कर इसमें देख लीजिए। यदि इसके बराबर 0 आ जाता है ना तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन वाला जो भी जिस पर सेटिस्फाई कर जाता है। तो हम वही बेस्ट मेथड करेंगे, तीसरा अप्रोच है। ठीक है ना, तो एक बार y की जगह √5 रखेंगे, दूसरा बार -1 रखेंगे। तो देखते हैं √5 की जगह रखेंगे तो √5 के स्क्वायर क्या होगा 5 माइनस ये √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर माइनस √5 y की जगह, फिर प्लस √5। समझ में नहीं आ रहा, देखिए ऑप्शन है ना
दो ऑप्शन है ना, दोनों को बारी बारी से इस पर रख रहे हैं y की जगह, ठीक है ना। y की जगह एक बार √5 रखेंगे, एक बार y की जगह -1 रखेंगे, देखेंगे दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों में सेटिस्फाई करने का मतलब 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए हम कट करते हैं, +5 -5 -√5 +√5, 0 आ रहा है मेरे दोस्त, सेटिस्फाई कर रहा है। एक ले लो, दूसरा भी चेक करेंगे, दूसरा भी करना चाहिए। अब -1 को पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा √5 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा +√5। अब देखिए ये क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा मेरे दोस्त, ये सेटिस्फाई ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर √5 सेम है, यानी √5 पर सेटिस्फाई कर रहा होगा, लेकिन +1 पर इस बार देखते चेक कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए +1 पर देखते हो 1 - √5 -1 +√5। तो देखिए यहाँ पर +1 -1 कैंसिल, -√5 +√5 क्या होगा, 0 आ रहा। यानी ये दोनों जो है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों किस पर, √5 और 1 पर, यानी यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी और डी मत देखना। और दूसरा तरीका क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करके। देखिए अल्फा प्लस बीटा, दो वैल्यू यही होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अल्फा एक होगा वैल्यू, दूसरा बीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है ना। तो -b/a यहाँ पर यदि y कॉमन ले लीजिएगा मेरे दोस्त, यहाँ y कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √5 + 1 × y होगा ना, माइनस ये हो जाए y² माइनस इतना प्लस √5 = 0, यही तो होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। y कॉमन ले लिए तो y का कोफिशिएंट देखेंगे। अब -b/a क्या होगा, माइनस ये तो पहले से फार्मूला में प्लस हो जाएगा, तो √5 + 1 हो जाएगा, बटे a का मान क्या है, 1 है, कुछ नहीं है। तो यानी ये आ रहा √5 + 1 आ रहा है ना। अब अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, c/a। c का मान कितना है, √5/1 मतलब √5 है। अब देखिए अल्फा × बीटा बराबर √5 है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √5 + 1 है, यानी अल्फा का वैल्यू आप या तो √5 ले लीजिए और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा √5 + 1 आ रहा, अल्फा × बीटा बराबर √5 × 1 आ रहा ना, √5 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको है ना, जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वो है ऑप्शन के माध्यम से निकल जाइए बनाकर, ठीक है ना। ज़्यादा आपको यहाँ नंबर मिलने वाला है नहीं कि ज़्यादा कैलकुलेशन करिएगा तो 4 नंबर बोर्ड जैसा देगा, ठीक। आपको टाइम मैनेजमेंट करना और इस तरीके से निपटा कर निकल जाना, ठीक। साथियों देखिए टाइम एंड वर्क का बहुत ही बढ़िया सवाल है। बोल रहा है A और B अकेले अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 12 एवं 16 दिन में करता है। यदि वह एक एक दिन कार्य छोड़ कर करे, यानी वैकल्पिक रूप से कार्य करे, तो एक कार्य शुरू करता है, ठीक। एक कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। यानी दो व्यक्ति है A और B, एक 12 दिन लगाता है काम करने में, दूसरा 16 दिन। और यदि वो अल्टरनेट काम करता है, पहला दिन स्टार्ट ए से काम शुरू होता है, फिर दूसरा दिन क्या होता है बी अकेले करता है, फिर तीसरा दिन ए करता है, फिर चौथा दिन बी। इसी तरीके से यदि काम करता है तो कितना दिन टोटल काम लगेगा पूरा करने में। तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। सबसे पहले लिख लेना है ए है और बी, जितना व्यक्ति रहे उतना लिख लेना है। 12 दिन में ये करता है और दूसरा जो है 16 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम यदि हम ले लेते हैं तो 48 हो जाएगा, और यही मानेंगे टोटल काम जो है वो 48 करना है। तो ए की इफिशियंसी निकालेंगे तो 4 आएगा और बी का इफिशियंसी निकालेंगे तो 3 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए पहला काम कौन शुरू करता है, ए काम करता है, तो कोई बात नहीं। तो पहला दिन में देखिए ए काम करता है, 4 की इफिशियंसी से 4 काम हो जाएगा। अब क्या है, दूसरा दिन बी काम करता है, ए बैठा हुआ रहता है, तो दूसरा दिन ये 3 ए की इफिशियंसी से काम करेगा ना। तो टोटल काम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 7 काम हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा 7 काम होने में कितना दिन लगेगा, 2 दिन समय लगा। पहला दिन ए किया, दूसरा दिन बी किया, तो 2 दिन लगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा 7 काम पूरा करने में 2 दिन लगा। तो आपको क्या करना है, इसके नजदीक जाना है, ठीक है ना। इसके नजदीक जाना है, देखना है कि 48 के 7 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि नजदीक, कम से कम नजदीक जाए, ज्यादा मत जाना, 49 नहीं जाना, 42 ही रखना। तो कितना, 42, यानी 6 से हम मल्टीप्लाई यदि इसको हम कर देते हैं तो कितना आएगा मेरे भाई, 42 काम आ जाएगा। तो उधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दिन। ये तो फिक्स है 12 दिन लगेगा 42 काम पूरा करने में। और ये 12वां दिन कौन करेगा, बी ही किया होगा,
किया होगा ना, बी ही काम किया होगा ना। 12वां दिन, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, यानी सम संख्या दिन जो इवेंट डे बी करता। अब 13वां दिन कौन करेगा, ए काम करेगा। अब 13वां दिन ए काम करेगा मेरे दोस्त, तो कितना की इफिशियंसी से करेगा, 1 मिनट रुक जाइए। 12, 42, 4, 46, ठीक है। अब 42 काम हो गया, वो कितना दिन, 12 दिन लिया, ठीक है ना। अब फिर अगला 13वां दिन ए काम करेगा, प्लस 4 काम और करेगा, प्लस 1 दिन और लेगा ना, कितना हुआ, 46 हुआ। बचता है 2 काम और, 2 काम है ना, तो 2 काम, ये तो 46 है ना, प्लस 2 काम और बचा हुआ है, तो ये 13 दिन तो लग ही गया, प्लस मेरे दोस्त 2 काम बचा हुआ बी करेगा, तो कितना की इफिशियंसी से, 3 की इफिशियंसी से करेगा, तो 2/3 दिन अलग से और लगेगा। 13 दिन लग गया प्लस 2/3, यानी 13 सही 2/3 दिन लग जाएगा काम को पूरा करने में। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नहीं समझ में आया, फिर से बता देते हैं। देखिए 2 व्यक्ति था, पहला व्यक्ति 12 दिन में काम करता है, दूसरा व्यक्ति 16 दिन में, तो इसका एलसीएम ले लेंगे 48 आया, तो ए का एफिशिएंसी निकालेंगे 4, बी का एफिशिएंसी 3। अब देखिए क्या है ना, पहला दिन ए काम करता है, पहला दिन 1 दिन लिया ना। अब दूसरा 4 काम करता है पहला दिन ए, दूसरा दिन क्या है, फिर 1 दिन ये लेता है बी, है ना, दूसरा दिन होगा, तो 3 का काम किया, तो कितना होगा, 7 काम हुआ। टोटल कितना दिन लगे, 1 + 1 2 दिन। अब देखिए इसके पास जाना है आपको, ठीक है ना, इसके पास जाना है, तो ज्यादा नहीं जाना, कम ही जाना। 7×6 = 42, ठीक है ना। 7×6 = 42 दिन, तब 42 काम पूरा होने में 12 दिन लगा, 12 दिन लगा। अब देखिए बचा कितना काम, 6 काम और, फिर 13वां दिन ये 4 काम करेगा, ये 13वां दिन प्लस 1 दिन और लेगा, यानी 13वां दिन 4 काम करेगा, 42 या 46 दिन। फिर बचता है 2 काम, लेकिन ये भी 3 काम कर देता है, तो 3 की इफिशियंसी से क्या होगा, 2/3 दिन लगेगा टाइम। 13 दिन टोटल हो गया, प्लस 2/3, 2 काम बचा होगा, तो 2/3 की इफिशियंसी 2/3 से करेगा ना, तो 2/3 टाइम लग गया यहाँ पर। तो 13 सही 2/3 दिन हो गया, टोटल क्या हुआ, ये 48 काम हो गया ना। 48 काम ही तो करवाना है, तो यही इसका करेक्ट आंसर। एक और गलती ब्लंडर मत करना यहाँ, देखो 7 काम जैसे है ना, 7 काम मेरे दोस्त क्या 2 दिन है ना, ऐसा मत कर देना कि 48 काम कितने दिन में करेगा। तो ऐसा 48 काम जो है ना, ये मत कर देना इस तरीके से, 2/7 गुणे 48, ठीक है ना। देखो 96/7 आता है ना, 96/7 आता है, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 7 या 21, 5 आ रहा है, देखो 63 91, हाँ ठीक है, 91/6। इतना दिन मत कर देना मेरे दोस्त, डायरेक्ट मत कर देना, बढ़िया से अस्थाई से एकदम कूल माइंड के साथ ऐसे करना, जैसे हम तरीका बताया, ये तरीका हुआ। और ये भी यूज होता है, वो कहाँ होता है यूज मैं बताऊंगा, यहाँ पर अल्टरनेट है ना, इसीलिए इस तरीके को आप अपनाइए। देखिए एक और सवाल है, टाइम एंड डिस्टेंस का, बोल रहा हूँ सोहन और मोहन स्कूल से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि वो एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो उन्हें एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल होगा, तो समय बराबर लिख दीजिएगा दूरी बटे चाल। अब चाल यहाँ पर रिलेटिव स्पीड होगा, ध्यान रखिएगा 2 चाल है ना, तो प्लस माइनस S1 और S2 होगा, ठीक। और टाइम ही पूछ रहा, तो समय बराबर दूरी कितना है, 1.5 किलोमीटर, यानी 1.5 किलोमीटर है, ठीक है। 1.5 किलोमीटर ही रहने देते हैं, या तो आप 1500 मीटर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक ही दिशा में चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, मतलब रिलेटिव स्पीड यहाँ क्या होगा, घटेगा दोनों का, ठीक है ना। यदि अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में चलता, तो दोनों का स्पीड जुट जाता। ये चीज आपको याद रखना है कि जब 2 व्यक्ति है ना, ये S1 की स्पीड से जा रहा है, उधर से S2 की स्पीड से आ रहा है ना, तो दोनों का चाल क्या होगा, S1 भी बराबर S बराबर लिख लीजिए, चाल बराबर S1 + S2 हो जाएगा, ठीक ना। और यदि सेम डायरेक्शन में कोई 2 वस्तु जा रहा है S1 और S2 की चाल से ना, तो उसका चाल क्या हो जाता है मेरे दोस्त, घट जाता है, S1 - S2। और ध्यान रखिएगा यहाँ बड़ा में से छोटा घटाइएगा, ठीक है ना, बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू।
ऐसा ना छोटा में से बड़ा घटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, माइनस में नहीं लाइएगा, हमेशा प्लस में लाइएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या सेमी डायरेक्शन में जा रहा है तो हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब घटाने का सेंस है कि बड़का में से छोटका घटाना, ठीक है ना, छोटका में से बड़का मत घटाना, नहीं तो माइनस में आ जाएगा। और टाइम माइनस में होता है, कभी सुने -5 बजा है मेरे घड़ी में, -8 बजा है मेरे घड़ी, नहीं सुना ना, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब देखिए 4 माइनस क्या हो जाएगा 3.5, 4 माइनस 3.5 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 माइनस 3.5। तो इसको करेंगे 1.5 बटे ये क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 0.5 होगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 3, ये क्या आ जाएगा घंटा आ जाएगा। घंटा किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, घंटा बचेगा सर। तो घंटा क्या है आप देखिए 3 घंटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो अभी लिखे हैं नोट कर लीजिएगा, नहीं भी नोट करिएगा मैं आपको रटा दूंगा। देखिए फिर से एक टाइम एंड वर्क का सवाल आ गया, इसीलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कर जाइए। इसमें जो है ना टाइम एंड वर्क अर्थमेटिक का जितना भी क्वेश्चन है सब एक एक क्वेश्चन कर लीजिए, यदि बुक से भी आप कर रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन कर जाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसका वेटेज रहा है। एक चीज़ हम अनुमान लगाए हैं, देखे हैं, देखिए बोल रहा है रीना और जया एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकती है और जया अकेले इसे 8 दिन में पूरा कर सकती है। तो पूछ रहा है कि रीना इस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकती है। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए 2 व्यक्ति है, रीना है और जया है, ठीक ना, ये किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकती है और जया नाम की जया जो है ना ये काम को जो है ना अकेला 8 दिन में पूरा कर सकती है। तो पूछ रहा कि रीना कितने दिन में काम करेगी, तो कुछ नहीं करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। रीना और जया की इफिशियंसी निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना 4, इन दोनों का इफिशियंसी निकालेंगे तो 4 आ जाएगा और अकेला जया की इफिशियंसी निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जया रीना और जया का इफिशियंसी 4 है और जया का इफिशियंसी अकेला 3 है, तो रीना का इफिशियंसी कितना होगा मेरे दोस्त, रीना की इफिशियंसी कितना हो जाएगा बोलिएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब 1 की इफिशियंसी से करेगा, टोटल काम कितना करना है, इसको 24 काम करना है, रीना को 1 की इफिशियंसी से करेगा तो कितना दिन लग जाएगा मेरे दोस्त 24 दिन लग जाएगा रीना को टोटल काम पूरा करने में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल है तो इसी अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन को बनाकर निपटा देना है, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, बोल रहा √5 + √7 का होल स्क्वायर एक क्या है, क्या वो पूर्ण संख्या है, क्या प्राकृतिक संख्या है, या परिमेय संख्या है, फिर अपरिमेय संख्या। तो देखिए बहुत बार कभी कभी ऐसा सवाल एग्जामिनर डाल देता है ना, सोचने पर स्टूडेंट्स मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसे सवाल जो आपको कुछ भी समझ ना आए कोई भी क्वेश्चन में, कि आपको कुछ समझ ही नहीं आया, तो आप क्या करिए ऑप्शन पर सीधा चले जाइए और उस ऑप्शन को एलिमिनेट करने का प्रयास करिए, मतलब उस ऑप्शन को छांटने का कोशिश करिए कि 4 में से कौन कौन हम छांट सकते हैं, पहले छांट दीजिए जितना आता है। तो देखिए हम छांट कर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या पूर्ण संख्या है, ये जो दिया गया है क्वेश्चन, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण का मतलब अपने आप में पूर्ण है, पूरी तरीके से है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये पूर्ण है, यदि 4.3 बोले तो क्या ये पूर्ण है, पूरा नहीं है ना, 4.3 है, तो पूर्ण संख्या मतलब पूरा होना चाहिए, पूरा पूरी। 1 2 3 4 5 9.7 बोले तो क्या पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या सीधी सी बात है। तो ये पूर्ण संख्या तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए √5 + √7 करिएगा तो जो भी आएगा वो पॉइंट में आएगा, ठीक है ना। √5 का मान क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग होगा, फिर 2 पॉइंट इसका भी होगा, कितना हो जाएगा आपका 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो कुछ ना पॉइंट के बाद स्क्वायर होगा, तो पॉइंट के बाद ही कुछ तो नंबर आएगा ना, तो वो पूर्ण संख्या तो होगा नहीं। ये तो ऐसी पूर्ण संख्या है नहीं, तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो, पूर्ण संख्या थोड़े हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया ऐसे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होता है गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या ये है नहीं है, सीधी सी बात नहीं दिख रहा यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्या तो होगा ही। अब देखिए क्या परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं, रूट के में है तो कैसे हम लिखेंगे, आप इसको तोड़िएगा तो क्या होगा 5 + 7 12 + 2 √35 हो जाएगा ना। क्या ये परिमेय संख्या आपको दिख रहा है, ये a + b का होल स्क्वायर पे तोड़े, ठीक है ना।
तो क्या ये पी बाई क्यू के रूप में दिख रहा है मेरे दोस्त? ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं दिख रहा, तो ये परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता। तो सीधी सी बात, परिमेय नहीं संख्या नहीं हो सकती है, तो लास्ट ऑप्शन डी ही बचता है जो कि अपरिमेय संख्या, और ये अपरिमेय संख्या ही होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी कोई सवाल ऐसा आपके सामने आ जाए, आप कभी उस सवाल से नहीं गुजरे हैं, ना जानते, तो सबसे पहले ऑप्शन पर चले जाना और ऑप्शन को समाप्त करने का कोशिश करना, एलिमिनेट करने का प्रोसेस, ये बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि नहीं समझ में आए तो ऑप्शन पर चले जाओ, ठीक। साथियों देखिए, एक और ट्रिगोनोमेट्री का है, बहुत ही खतरनाक लैंग्वेज में लिखा है। बोल रहा है यदि किसी न्यूनकोण की जया और कोजया का अनुपात जो है वो 5:12 है, तो उस कोण की जया का मान पूछ रहा है क्या होगा। देखिए इंग्लिश मीडियम में रहते तो इसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते थे। मुझे जहाँ तक लगता है जया का मतलब साइन थीटा का मान दिया हुआ है, और कोजया का मतलब कोस थीटा का, दोनों का अनुपात दिया हुआ 5:12। तो आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर साइन जया का मतलब क्या होगा, साइन थीटा, और कोजया का मतलब कोस थीटा, इन दोनों का अनुपात दिया है बटे कोस थीटा, इन दोनों का अनुपात 5:12 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, तो बोलिएगा टेन थीटा होता है। टेन थीटा बराबर 5/12 है। अब यहाँ से क्या होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है ना, पी बाई बी। पी बाई बी होता है तो एच का मान निकाल लेंगे, यहाँ से पी बाई बी लिख लेंगे, तो एच का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा ना। तो आपसे जया का मान पूछा, जया का मतलब साइन थीटा का मान पूछ रहा है, तो जया मतलब साइन थीटा का मान पूछ रहा है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच होता है ना। पी का मान कितना है, यहाँ पी का मान 5 है ना, तो 5 लिख दिए, और एच का मान कितना आ गया, 13 आ गया, तो 5/13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है, बोल रहा सीता की आय रहीम की आय से 25% अधिक है। तो पूछ रहा रहीम की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो जब भी ऐसा सवाल है आराम से हवाला नहीं है, दिखने में सिंपल दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा गलती कैलकुलेशन में इधर उधर करिएगा, गलत हो जाएगा। पहले सीता है, उसके बाद रहीम है। सीता की आय रहीम की आय से 25% अधिक है, तो रहीम की आय यदि 100 मान लेते हैं तो सीता की आय कितना हो जाएगा, इससे 25% अधिक मतलब 125 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि रहीम की आय जो है सीता की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो कम के सेंस में क्या करेंगे हम, सबसे पहले डिफरेंस ले लेंगे। तो डिफरेंस 25 का है, और कम बोल रहा है ना, कितना प्रतिशत कम है, तो कम के सेंस में क्या करेंगे, नीचे जो वैल्यू लेंगे ना वो बड़ा वैल्यू लेंगे। तो बड़ा वैल्यू कितना है, 125 है, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज में पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 25 से 5 20 बार में 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 20% जो है ना वो कम है, ठीक है ना। ये ज्यादा पूछता, ज्यादा के सेंस में भी डिफरेंस तो लेते ही, लेकिन ज्यादा के सेंस में जो है ना छोटा वैल्यू नीचे लेते हैं, ध्यान रखिएगा। कम के सेंस में क्या करेंगे, बड़ा वैल्यू नीचे लेंगे, ज्यादा के सेंस में ज्यादा पूछता तो छोटा वैल्यू नीचे लेते हैं, और ये डिफरेंस तो लेते हैं, और लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा ना, तो परसेंटेज में हम निकाल के देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो होगा परसेंटेज में ना। इसी तरीके से करना है। साथियों देखिए एक और परसेंटेज का सवाल है, बोल रहा रानी ने अपने पास मौजूद धनराशि में से 6.25% खर्च कर दिया, मतलब 6.25% खर्च कर दिया। यदि उसके द्वारा व्यय की गई राशि जो है ना वो 75 रुपया है, तो पूछ रहा उसके पास कितनी राशि थी। खर्च करता कितना, 6.25%, और यही खर्च की गई राशि जो है ना 75 रुपये के बराबर है। तो पूछ रहा उसके पास कितनी राशि है, तो मान कर चलेंगे रानी के पास जो भी राशि था वो 100% था, ठीक है ना। तो 6.25% खर्च कर देता, लिख देता हूँ मैं। 6.25% का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, होता है 25/4। 25/4% खर्च कर देता, 25/4% खर्च कर देता है, जो कि कितने के बराबर है, 75 रुपये के बराबर है, ठीक है ना। तो हम रानी के पास 100% राशि मानकर चलते हैं, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 75 × 4 × 100 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, मान कर चलेंगे कि रानी के पास जो भी राशि था वो 100% था, तो 25/4% का वैल्यू 75 है, तो 1% का वैल्यू निकालिएगा 12 हो जाएगा,
25 दिया 75, 4 दिया 12, 1% का वैल्यू 12, 100% का वैल्यू क्या होगा 1200 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो ये एक ही नियम कर हम किए, देखिए 4 ऊपर चला गया, 25 नीचे, और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये बच्चा वाला तरीका है, ठीक है ना, ताकि समझ जाइए। नहीं तो यहाँ डायरेक्ट देखिए 1% का वैल्यू निकालते तो कितना आता, 25 दिया 75, 3 गुना 4 12 रुपया होता, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाता है मेरे दोस्त, 1200 रुपया आ जाता है, ठीक है ना। तो रानी के पास कितना राशि था, 1200 रुपया। साथियों देखिए बोल रहा, किसी संख्या का 1/6वां भाग इसके 1/9वां भाग से 100 अधिक है तो वो जरा संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे 1/6 भाग है, दूसरा 1/9वां भाग है ना, ये भाग इससे कितना है 100 अधिक है, तो मान लेंगे कोई ऐसा संख्या जो इन दोनों का एलसीएम हो, ये इन दोनों से कटता हो, ठीक है ना। तो इन दोनों का एलसीएम मान लें 18 होता है, मान लेंगे संख्या टोटल जो थी ना वो 18 थी, ठीक है ना, संख्या जो 18 थी। अब 18 का 1/6 भाग निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और 18 का 1/9 भाग निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अब बोल रहा है ये संख्या जो है ना थोड़ा देर के लिए 1/6 1/9 भूल जाएगा, बोल रहा है 3 जो है ना 2 से 100 अधिक है, ये संख्या इससे जो है 100 अधिक है। तो 100 अधिक किसके कारण है, अंतर के कारण है। तो अंतर कितना है 100, 1 का अंतर है 100 के बराबर, ये ना 1 के अंतर के कारण ही तो 100 अधिक है ना। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 100। तो संख्या पूछ रहा, संख्या कितना माने 18 बराबर क्या हो जाएगा 1800 हो जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है ना, ये भाग बोल रहा है इससे 100 अधिक है, ठीक है ना, इससे 100 अधिक है, तो इसके अंतर के कारण ही 100 अधिक हुआ होगा ये है। तो अंतर कर देते हैं, कितना हुआ अंतर 100 का। अब एलसीएम ले लेंगे, इसका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 6 18, 9 दूना 18 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बराबर 100, तो 1/18 बराबर क्या हो जाएगा 100, तो 1 बराबर कितना था 1800 हो जाएगा। संख्या असल में था एक ही तो संख्या था ना, इसी का था 1/6, 1 का 1/6 एक ही आएगा ना, 1/6 ही आएगा ना। तो एक संख्या माने असल में, तो 1 बराबर 1800, इसका करेक्ट आंसर वही आ गया, ठीक। जो आपको मेथड अच्छा लगे वो बनाइए। साथियों देखिए एक बहुत ही सिंपल सवाल है, बोल रहा p बराबर 3 पर p² - 7p + 12 का मान ज्ञात करना है। यानी p का वैल्यू 3 रखना है इस इक्वेशन में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, p का वैल्यू सीधे रख लेंगे, p बराबर 3, तो 3 रखने पर क्या होगा 3 के स्क्वायर - 7 × 3 + 12 आ जाएगा। तो ये 9 - 21 + 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 12, 9 + 12 कितना 21, 21 - 21 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 0 आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं था, बेवजह 1 नंबर दे दिया आपको। साथियों देखिए इस सेट का लास्ट सवाल है, और जो भी स्टूडेंट्स भाई वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक। और हमारे स्टूडेंट्स जो भी शुरू से लगातार जुड़े हैं हमसे, और मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं वादा किया हूँ पूरे प्रीवियस ईयर पेपर खत्म करूँगा तो करूँगा मेरे दोस्त, चाहे जैसे करें, दिन में 2 क्लास ले या 3 क्लास ले करेंगे। अभी थोड़ा तबीयत सही नहीं है, आप देख सकते थे स्टार्टिंग में खांसी बहुत जोर से आया था, और अभी लौंग खा रहे हैं मुंह में रखे हुए, तब जाकर जो है ना थोड़ा कंट्रोल है, ठीक। तो जैसे ही ये समस्या दूर होगा तो मैं जल्दी जल्दी सब कुछ लेना स्टार्ट कर दूंगा। देखिए आपको यदि आप हमसे पढ़ रहे हैं ना मेरे दोस्त, 25 से 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मैथ में पूछता है 30 क्वेश्चन, तो आप 30 में 30 कर आइएगा, मेरा गारंटी है। लेकिन हमसे जुड़े रहिए, और जितना पॉइंट्स आपको बताते हैं जो पॉइंट उसी को नोट करिए, ज़्यादा मत करिए, हम वही बताएंगे क्योंकि जो पूछेगा और जिसमें स्टूडेंट फंसते हैं, ठीक है ना। मैं बहुत कुछ झेल चुका हूँ, मैं इस चीज़ से गुजर गया हूँ, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि वही चीज़ बताऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ना बेनिफिशियल होने वाला, इंपॉर्टेंट होने वाला। तो जो पॉइंट्स मैं लिखूंगा, जो फार्मूला लिखूंगा, जरूर आप नोट कर लीजिएगा। छोड़ दीजिए, जब इसका इम्पोर्टेंस जो है ना जो मैं बताऊंगा उसका एग्जाम हॉल में पता चलेगा, क्या सच में एग्जाम का जो इम्पोर्टेंस है ना वो क्या बताते थे सर, उस वक्त पता चलेगा। फिलहाल आइए क्वेश्चन पर। बोल रहा है यदि 85 और 153 के HCF को 85x - 153 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, दूसरी भाषा में ये समझिए। बोल रहा कि 85 और 153 के HCF जो होगा ना
उसको हम इतना के रूप में लिखते हैं, तो x का मान क्या होगा, बस जो 85 और 153 का HCF होगा ना मेरे दोस्त, इसको हम लिखते हैं कितना, जो भी होगा वो इतना हम लिख देते हैं। तो पहले इसका हम HCF निकाल लेंगे क्या होगा भाई, उसके बाद उसके बराबर कर देंगे, हो गया खत्म कहानी। तो इन दोनों का HCF निकालिएगा तो 17 HCF आएगा, ठीक है ना। देखिए कॉमन फैक्टर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन 17 × 5 और ये 17 × 9, तो हाईएस्ट HCF का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में ऐसा क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, वही HCF। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 ही है ना, तो इसका 17 HCF हो जाएगा। लेकिन बोल रहा कि इस HCF को है ना इतना नहीं बल्कि इतना के रूप में व्यक्त करते हैं। कोई बात नहीं, तुम कर लो व्यक्त कितना भी करना, 85x - 153, बस हम 17 लाए लेकिन बोल रहा है इतना हम व्यक्त करते हैं, इसको हम लिखते हैं, तो लिख दीजिए 17 बराबर 85x माइनस इतना, तो ये क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा ना, 50 10 60 10 70, ठीक है ना, हाँ ठीक है, बराबर 85x, ठीक है ना। तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, 170/85 आ जाएगा। तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा 85 दूना 170 आता है, तो x का मान जो है 2 होगा। और आपसे यही पूछ रहा था x का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक, कोई सवाल नहीं आता है तो आपको पेशेंस रख कर पहले बनाना है, जितना बोल रहा उतना करना है। देखिए अपने आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते जाइएगा तो बनते जाएगा। ठीक है ना, अब आना नहीं कोई क्वेश्चन को देखकर, और जो नहीं आता उसको आप कोशिश करिए ऑप्शन से बनाने का। ठीक, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, और धीरे धीरे सब क्लास लेंगे, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है। ठीक, बाकी जो बताएं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।